गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत। बच्चों हम इसमें स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विद्युत का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना हम आधुनिक समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। बल्ब, पंखे, रेडियो, टेलीविज़न आदि विद्युत द्वारा ही संचालित होते हैं। तो बच्चों हमारे जो दैनिक जीवन है, इनमें जो विद्युत है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान, जो जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है विद्युत का। क्योंकि हम आधुनिक जीवन में इनके बिना, हम विद्युत के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम रह सकते हैं विद्युत के बिना। जैसे बल्ब है, पंखे हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न है, ये सभी विद्युत से ही चलते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्वारा ही ये सभी संचालित होते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। जो विद्युत आवेश होते हैं उनके प्रवाह को आप सभी जानते हैं। प्रवाह मतलब क्या होता है? प्रवाह मीन्स होता है जब विद्युत आवेश उसमें बहते हैं, है ना। तो जो बहने की क्रिया होती है इसे धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह को जिस दिशा में वो बहते हैं उसे ही विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। तो विद्युत धारा के विषय में भली भांति समझने के लिए हमें विद्युत आवेशों की मूल प्रकृति के बारे में जानना आवश्यक है। तो जो विद्युत धारा है बच्चों, इसके विषय में हमें समझने के लिए क्या करना है? विद्युत आवेशों की जो मूल प्रकृति है ना, तो प्रकृति के बारे में हमें जानना आवश्यक है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि प्लास्टिक की कंघी को जब शुष्क बालों पर रगड़कर छोटे छोटे कागजों के टुकड़ों के निकट लाते हैं तो वे कंघी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना। यदि हम कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं बच्चों, उन्हें हम यहाँ पर रख लेते हैं और जो कंघी है उसको अब यदि हम अपने बालों पर रगड़कर उसके समीप ले आएंगे, कागज के समीप ले आएंगे, तो कागज क्या होते हैं? जो कागज़ होती है वो कंघी की ओर आकर्षित हो जाती है। आप लोग ये जो प्रैक्टिकल है बच्चों, इसको घर में भी करके देख सकते हैं। आपके यहाँ कंघी होती है, जो कागज़ हैं, आप छोटे छोटे कागज़ करके टुकड़ों को रख सकते हैं। और क्या करेंगे, जब कंघी को आप अपने बालों पर रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, जो कागज़ के टुकड़े हैं उसके समीप ले जाइएगा, निकट ले जाएंगे। ठीक है, तो निकट ले जाने पर क्या होता है, जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कंघी की ओर आकर्षित होंगे। ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार टेलीविज़न को चालू या बंद करते समय उसके पर्दे के निकट हाथ लगाने पर चट चट की आवाज़ आती है। ये घटनाएं विद्युत आवेशों के कारण होती है। तो बच्चों ये घटनाएं आप लोग ऐसे, जब गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब हम कपड़े सुखाए होते हैं तो कपड़े उठाते टाइम हम देखते हैं कि उसमें से चट चट की आवाज़ आती है, हमें थोड़े बहुत झटके भी लग जाते हैं, है ना, करंट वाली। तो ये चट चट की आवाज़ आपने देखी होगी। या फिर हम टीवी क्लॉथ जो होती है बच्चों, कवर, टीवी कवर जो होती है, टीवी कवर के पास जब हम चालू या बंद करते हैं तो जब हम उस कवर को छू कर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है ना। तो ये आप लोग देख चुके होंगे बच्चों, नहीं देखे हैं तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से चट चट की आवाज़ आती है। क्रियाकलाप हम एक करके देखेंगे। क्रियाकलाप एक में हम आवश्यक सामग्री में शरबत, पीने वाली नली, जिसको हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, जो पीने वाली नली होती है, शरबत पीने वाली नली को स्ट्रॉ कहते हैं। ठीक है, गुब्बारा, कंघी और कागज़ लेंगे। स्ट्रॉ को कागज़ की शीट पर 5 से 7 बार रगड़िए। जो कागज़ की शीट होती है बच्चों, उसे हमें क्या करना है, स्ट्रॉ को इस प्रकार से आप लोग 5 से 7 बार रगड़ सकते हैं, है ना, और उसे दीवार पर लगाइए। इसी प्रकार एक फुग्गे, है ना, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, एक फूले हुए गुब्बारे को कागज़ की शीट पर 5 से 7 बार रगड़कर दीवार पर लगाइए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, आप पाएंगे कि दोनों स्थितियों में स्ट्रॉ तथा गुब्बारा दीवार में चिपक जाते हैं। रूखे बालों पर कंघी तथा
कंघी करने तथा स्ट्रो या गुब्बारे को कागज से रगड़ने पर वे आवेशित हो जाते हैं। है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, ये जब जो गुब्बारा है उसे हम रगड़ते हैं या फिर हम जो स्ट्रॉ है उसको रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर क्या होता है, उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। इसी कारण से वो क्या होते हैं, दीवार पे चिपक जाते हैं। तो ये जो गुब्बारा है बच्चों सबके यहाँ पाया जाता है, स्ट्रॉ भी मिल सकता है। तो ये भी आप लोग घर में करके देख सकते हैं कि सच में उसमें आवेश उत्पन्न होता है या नहीं होता है ना। गुब्बारे में तो गुब्बारे और स्ट्रॉ में होता है बच्चों, कंघी में भी होता है। आप लोग भी करके देखिए, होगा, है ना, और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उसमें आवेशित उत्पन्न हो जाता है और वो दीवार से चिपक जाते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों आवेशित और अनावेशित वस्तुएं, है ना। 15.1 आवेशित और अनावेशित वस्तुएं हमारे आसपास स्थित वस्तुएं सामान्य परिस्थितियों में आवेश की उपस्थिति नहीं दर्शाती। यदि हम सामान्य परिस्थितियों में देखें बच्चों, तो हमारे जो भी आसपास वस्तु होती हैं, रखी हुई होती हैं, तो वे सामान्य स्थिति में आवेश उसमें उपस्थित है या नहीं है हमें नहीं पता चलता है ना। और आवेश की जो उपस्थिति है ये हमें नहीं दर्शाती है। उनमें से कुछ को किसी कागज या अन्य पदार्थ से रगड़ने पर वे आवेशित हो जाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो क्रियाकलाप 2 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री देखेंगे बच्चों। क्रियाकलाप 2 में प्लास्टिक तथा लकड़ी के स्केल लेंगे, है ना। प्लास्टिक के भी स्केल होने चाहिए और लकड़ी के भी स्केल होने चाहिए। पेन लेंगे, कंघी लेंगे, गुब्बारा, लोहे की कील, सूती कपड़ा, मोमबत्ती, पॉलीथीन की थैली। प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पॉलीथीन की थैली से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप रखिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हम जो आवश्यक सामग्री में लिए हैं, प्लास्टिक तथा लकड़ी के स्केल लिए हैं, है ना, पेन लिए हैं, पेन प्लास्टिक के अक्सर होते हैं बच्चों, कंघी लिए हैं, गुब्बारा लिए हैं, लोहे की कील लिए हैं, ठीक है। लोहे में अक्सर जो आवेश है बच्चों, रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है, आप सभी जानते हैं, ये नॉर्मल आप लोग देखते ही हैं। सूती कपड़ा लेना है, मोमबत्ती लिए हुए हैं हम, तो इसमें और पॉलीथीन की थैली लिए हुए हैं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, बारी बारी से सभी वस्तुओं के साथ रगड़ कर देखते हैं। जैसे किससे, प्रत्येक वस्तु को हमें किससे रगड़ना है बच्चों, पॉलीथीन की थैली से, है ना। प्रत्येक वस्तु को हमें बारी बारी से पॉलीथीन की थैली से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाना है, यानी कि समीप रखना है, उनके निकट रखना है, पास रखना है। अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी 15.1 बनाकर किए गए अवलोकन के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर देखेंगे बच्चों सारणी 15.1 दी गई हुई है। क्रमांक यहाँ पर देखते हैं, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने वाली वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं, जो प्लास्टिक का स्केल है ना। कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करने वाली वस्तुएं, अनावेशित वस्तुएं, जिसमें आवेश उत्पन्न नहीं होता है बच्चों, उसे हम अनावेशित वस्तुएं कहते हैं। और जिस वस्तु में जो आवेशित हो जाता है ना, जिसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है जिस वस्तु में, उसे हम आवेशित वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम प्लास्टिक की पॉलीथीन से प्लास्टिक के स्केल को रगड़ते हैं तो इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है ना। तो प्लास्टिक के स्केल में आवेश उत्पन्न हो जाता है और लकड़ी का जो स्केल है इसमें आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी पदार्थ उसे आप लोग रगड़ के देखिए। प्लास्टिक की पॉलीथीन से आप लोग कंघी को रगड़ के देखिए, लोहे को रगड़ कर देखिए, है ना। तो इस प्रकार गुब्बारे को रगड़ कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किस में आवेश उत्पन्न हो रहा है और किस में नहीं। आपको बस क्या करना है कि सभी पदार्थों को रगड़ कर देखना है पॉलीथीन के साथ और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाना है। यदि कागज उसकी ओर आकर्षित होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आवेश उत्पन्न हुआ है कि नहीं, यानी कि इनमें आवेश उत्पन्न हुआ है कि नहीं, है ना। जैसे कि पता चल गया, हम प्लास्टिक के स्केल को क्या किए, पॉलीथीन की थैली से रगड़े और जब कागज के टुकड़ों के समीप ले गए तो कागज क्या होती है, प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होती है, जिससे हमें पता चलता है कि प्लास्टिक के स्केल जो हैं ये इनमें आवेश उत्पन्न हो गए हैं, है ना। इससे यही पता चलता है। तो बच्चों इसी प्रकार से सभी पदार्थों को प्लास्टिक के पॉलीथीन के साथ रगड़ कर देखिए
और कागज के टुकड़ों को समीप ले जाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आवेश उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है इस पदार्थ में। आप लोग ये जिस पदार्थ में आवेश उत्पन्न नहीं होता है उसे इधर साइड में आप लोग सारणी में लिखेंगे, जिस पदार्थ में आवेश उत्पन्न होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और ये सारणी आपका होमवर्क है बच्चों, इसे आपको करना है और इसको आपको होमवर्क में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, अभी से ही आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ वस्तुएं अन्य विशेष पदार्थों से रगड़े जाने पर आवेश ग्रहण कर लेती हैं। जिन वस्तुओं पर आवेश होता है वह आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। बहुत इजी है बच्चों, ये आप लोग घर में करके देख सकते हैं, है ना। क्रियाकलाप अब हम देखते हैं 15.2 में हम आवेशों की प्रकृति देखेंगे, है ना। हमने ऊपर के क्रियाकलाप में देखा कि आवेशित वस्तु अनावेशित कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। अब हम यह देखेंगे कि दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होता है। यदि दो वस्तु आवेशित होते हैं बच्चों, है ना, जैसे कि यहाँ पर हम दो वस्तु ले रहे हैं, मान लो एक पेन लिए हैं, एक पेन का ढक्कन लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों आवेशित हैं। हम देखते हैं कि एक अनावेशित वस्तु होती है और एक आवेशित वस्तु होती है ना। तो हम आवेशित वस्तुओं को अनावेशित वस्तुओं के पास ले जाते हैं तो वो उसकी ओर आकर्षित होती है या नहीं होती। इससे पता चलता है कि जो कौन सी वस्तु आवेशित है और कौन सी अनावेशित है, ये भी पता चलता है। पर जब हम दो वस्तु लेते हैं और दोनों आवेशित होते हैं, ये पेन भी आवेशित है, ये पेन के जो ढक्कन है ये भी आवेशित हैं, दोनों आवेशित हैं। जब हम दोनों आवेशित को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो क्या होता है ये देखेंगे। तो देखिए क्रियाकलाप करके देखेंगे बच्चों। क्रियाकलाप 3, आवश्यक सामग्री में हम 2 स्ट्रॉ लेते हैं, धागा लेते हैं, कांच की छड़ लेते हैं, सिल्क का कपड़ा लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं एक स्ट्रॉ को अपने सूखे बालों से रगड़िए। अब इसे धागे की सहायता से लटकाकर या लटकाइए। चित्र 15.1 का एक अन्य स्ट्रो को भी सूखे बालों से रगड़कर इस लटकी हुई स्ट्रो के समीप लाइए। एक स्ट्रो को अपने सूखे बालों से रगड़िए। तो बच्चों हमें क्या करना है, एक स्ट्रो को अपने सूखे बालों से रगड़ना है और अब इसे धागे की सहायता से लटकाना है। जब हम धागे की सहायता से सूखे बाल जो स्ट्रो हैं उसे रगड़ने के बाद सुखाते हैं बच्चों, तो देखते हैं अन्य जो स्ट्रो होती है बच्चों उन्हें भी इसी प्रकार से हमें क्या करना है, रगड़ना है और स्ट्रो को भी सूखे बालों से रगड़कर इस लटकी हुई स्ट्रो के समीप हमें लाना है। क्योंकि जब हम दो स्ट्रो को बालों से रगड़ते हैं तो दोनों स्ट्रो में क्या होती है, आवेश उत्पन्न हो जाती है ना। और जब दोनों स्ट्रो में आवेश उत्पन्न हो जाती है तो हमें दोनों स्ट्रो को एक दूसरे के समीप लाना होता है ना। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के थ्रू समझेंगे। चित्र 15.1 का में लटकी हुई आवेशित स्ट्रो, इसको हम क्या किए हैं, लटका दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जो कांच की छड़ है इससे हम क्या करते हैं, लटका देते हैं। तो लटकी हुई आवेशित ये स्ट्रो है और 15.1 ख में देखते हैं आवेशित स्ट्रो के समीप आवेशित स्ट्रो लाने पर, ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। जब हम आवेशित स्ट्रो को लाते हैं इसके समीप में तो क्या होता है, 15.1 ग नंबर में आवेशित स्ट्रो के समीप आवेशित कांच की छड़ लाने पर हम ये भी देखते हैं कि जो आवेशित स्ट्रो होती है इसमें आवेशित जो कांच होती है, कांच को भी रगड़ने पर क्या होती है, कांच में भी आवेश उत्पन्न हो जाती है। तब ले जाते हैं तो क्या होता है, आवेशित स्ट्रो के समीप आवेशित सिल्क का कपड़ा लाने पर, तो आवेशित सिल्क का कपड़ा लाते हैं तो देखिए क्या होता है, जब दो समान आवेशित वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों आवेशित हैं मान लो, है ना। तो जब ये दोनों आवेशित हैं दोनों वस्तुएं, इनको हम समीप लाते हैं, एक दूसरे के निकट लाने की कोशिश करते हैं तो ये दूर भागने की कोशिश करते हैं। दूर भागने की जो कोशिश करते हैं बच्चों इन्हें ही हम प्रतिकर्षण कहते हैं, और जो पास आने की कोशिश करते हैं उन्हें हम आकर्षण कहते हैं, और जो दूर जाने की कोशिश करते हैं उन्हें हम प्रतिकर्षण कहते हैं।
तो जब दो समान आवेश वाली वस्तुएं, समान आवेश वाली वस्तुएं है ना, तो दो जो समान वाली वस्तुएं होती हैं, समान आवेश वाली वस्तुएं, उनको जब हम पास लाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। अब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से अच्छी तरह रगड़िए। अब कांच की जो छड़ है बच्चों, उन्हें हम सिल्क के कपड़े से अच्छी तरह रगड़ेंगे तो छड़ और सिल्क के कपड़े को बारी बारी से लटकी हुई आवेशित स्ट्रो के समीप लाइए। तो आपने क्या देखा? तो देखिए यहाँ 15.1 ग में और 15.1 घ में, तो ये ग नंबर है बच्चों और ये घ नंबर है ना। तो आपने देखा कि एक स्थिति में आकर्षण तथा दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। अर्थात रगड़ी जाने वाली दोनों वस्तुएं छड़ और सिल्क में असमान आवेश उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो छड़ है बच्चों उनमें और जो सिल्क है उनमें असमान, यानी कि एक समान आवेश नहीं है, असमान आवेश है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? उनमें आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो आकर्षण तथा दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है? दूसरी स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात रगड़ी जाने वाली दोनों वस्तुओं में असमान आवेश उत्पन्न होते हैं, छड़ और सिल्क में बच्चों। जब दो असमान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है तो उनमें आकर्षण होता है ना। जब दो असमान आवेश, यानी कि दोनों जो वस्तु होते हैं बच्चों, उनमें जो आवेश होती हैं वो असमान होती हैं, एक समान नहीं होती हैं। तो यदि असमान आवेश उत्पन्न होती हैं बच्चों, तो वो उन वस्तुओं को जब हम पास पास लाते हैं तो उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। इसी प्रकार के प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से आवेश होते हैं? धन आवेश तथा ऋण आवेश। हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक प्रकार के आवेश को धन चिन्ह से तथा दूसरे को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करना केवल एक मान्य परिपाटी है। स्ट्रो को कागज से रगड़ने पर उसमें आवेश आय आवेश को ऋण आवेश माना जाता है। जिन्हें हम जिस स्ट्रो को कागज से रगड़े बच्चों, है ना, तो कागज जिसे हम कागज से रगड़े हैं तो आवेश जो उत्पन्न होता है स्ट्रो में, तो उन्हें हम कौन सा आवेश मान लेते हैं? ऋण आवेश। इसी प्रकार कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ में आया जो आवेश है उन्हें हम धन आवेश मान लेते हैं, है ना, धन आवेश माना जा सकता है। जबकि सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। जबकि जो सिल्क है वो कैसा हो जाता है? ऋण आवेशित, क्योंकि हम कांच के छड़ को धन आवेश मान लेते हैं, तो जो सिल्क है वो ऋण आवेश हो जाता है। क्रियाकलाप 4 में देखेंगे बच्चों, हम आवश्यक सामग्री में 2 स्ट्रॉ लेंगे और कांच की छड़ लेंगे, कागज लेंगे, सिल्क का कपड़ा लेंगे और सूती का धागा। फर्स्ट में देखते हैं, एक स्ट्रो को सूती धागे की सहायता से लटकाइए। अब इसे कागज से रगड़िए, है ना। हमें एक स्ट्रो को किस धागे की सहायता से लटकाना है? सूती की धागे से। और क्या करना है? इसे कागज से रगड़ना है। अब जो स्ट्रो है उसे कागज से रगड़ना है। सेकेंड में देखेंगे, एक कांच की छड़ लीजिए और उसे सिल्क से रगड़िए। यानी कि जो सिल्क का कपड़ा लिए हैं बच्चों, उन्हें हमें कांच की जो छड़ है उससे रगड़ना है। थर्ड में अब बारी बारी से कांच की छड़ व सिल्क को लटकी हुई आवेशित स्ट्रो के निकट लाइए। तो स्ट्रॉ के निकट लाते हैं बच्चों, तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉ कांच की छड़ से प्रति आकर्षित होती है तथा सिल्क को समीप ले जाने पर दूर हटती है। यानी कि जो कांच की जो छड़ है बच्चों, कांच की छड़ के प्रति क्या होती है? वो आकर्षित होती है, यानी कि पास हो जाती है, वो आकर्षित करती है। पर क्या होता है? जो सिल्क होता है, सिल्क को हम यदि स्ट्रो के समीप ले जाएंगे तो क्या होती है? सिल्क जो है दूर हटती है। तो एक अन्य स्ट्रो को कागज से रगड़कर कागज व स्ट्रो को उक्त लटकी हुई आवेशित स्ट्रो के निकट लाइए। दोनों स्ट्रो के मध्य प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके मध्य में क्या हो रहा है बच्चों? प्रतिकर्षण हो रहा है। किनके मध्य में? जो स्ट्रो को हम कागज से रगड़े हुए हैं और कागज व स्ट्रो को उक्त उल्टी
लटकी हुई आवेशित स्ट्रो के निकट लाते हैं। जब जो लटका हुआ है तो दोनों स्ट्रो हैं बच्चों, एक समान आवेश उत्पन्न है तो क्या करते हैं, उनके मध्य में प्रतिकर्षण होता है तथा कागज के प्रति स्ट्रो क्या है, आकर्षित होती है। ये कागज के प्रति जो है स्ट्रो आकर्षित होती है। फिफ्थ है, चूंकि स्ट्रो को कागज से रगड़ने पर स्ट्रो पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ माना जाता है। स्ट्रो को कागज से हम जो रगड़ते हैं बच्चों, तो क्या होता है, स्ट्रो पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतः कांच की छड़ पर धन आवेश होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के आवेशों का निर्धारण स्ट्रो द्वारा आकर्षण प्रतिकर्षण के आधार पर करके सारणी 15.2 में लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग सारणी देख रहे होंगे बच्चों। सारणी 15.2 में कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर, यदि कांच की जो छड़ है उसे सिल्क से रगड़ने पर कांच की जो छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है वो धन होता है, और सिल्क पर कौन से आवेश उत्पन्न होंगे बच्चों, ऋण आवेश उत्पन्न होंगे, है ना। इसी प्रकार हम स्ट्रो पर देखते हैं ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तो जो कागज पर आवेश है वो कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण से यह निश्चित किया जा सकता है कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं समान आवेश, जिनमें समान आवेश होता है, एक जैसा आवेश होता है, तो उनके मध्य में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, वे एक दूसरे से दूर भागते हैं। और इनके विपरीत ही जो आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, इनके विपरीत, यानी कि दोनों असमान यदि दो असमान आवेश होते हैं तो उन्हें हम जब एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण से यह निश्चित किया जा सकता है बच्चों, है ना। दो वस्तु होते हैं और दोनों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है, इससे हम निश्चित कर सकते हैं कि दोनों वस्तुएं क्या हैं, आवेशित हैं। अब देखते हैं बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया। यदि दो वस्तुएं प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो उससे हम पता कर सकते हैं कि दोनों वस्तुएं क्या है, आवेशित हैं, है ना। यदि असमान होते हैं आवेश, यानी कि एक में आवेश उत्पन्न हुआ है एक में नहीं हुआ है, जब वो आकर्षित होते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक ही वस्तु आवेशित है और एक नहीं है। पर जब प्रतिकर्षण होता है तो उससे हमें यह ज्ञात होता है बच्चों कि दोनों में आवेश उत्पन्न है, इसलिए वे प्रतिकर्षित हो रहे हैं, वे आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो आप समझ गए प्रतिकर्षण और आकर्षण किस स्थिति में होता है। अब हम देखते हैं बच्चों 15.3 आवेशित वस्तुओं के गुण। आवेशित वस्तुओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, प्रत्येक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है बच्चों। जैसे कि मान लो हमारा जो स्केल है वो आवेशित है ना, या फिर स्ट्रो है वो आवेशित है, वो क्या करेगा, अनावेशित वस्तु, जैसे कि हमारा जो कागज है वो अनावेशित है, वो आवेशित नहीं है, तो वो कागज के जो टुकड़े हैं उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं और भी अनावेशित वस्तु होती हैं, वो आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होती हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है बच्चों कि प्रत्येक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। सेकेंड है, एक ही प्रकार के आवेश आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। एक ही प्रकार के आवेश होते हैं, दोनों आवेश होता है, दोनों वस्तुओं में आवेश यदि होती है बच्चों तो क्या करती है, वो एक दूसरे के समीप जब हम एक दूसरे के लाते हैं तो वे प्रतिकर्षित होते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं विद्युत टेस्टर, है ना। विद्युत टेस्टर के बारे में आप सभी जानते हैं बच्चों, ये आप सभी के घरों में भी होता है विद्युत टेस्टर। ये हमेशा विद्युत का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि यहाँ पर विद्युत है या नहीं है ना, इससे पता चल जाता है। तो देखिए, विद्युत टेस्टर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है।
इसमें एक धातु की छड़ होती है ना। इस जो टेस्टर है बच्चों, इसमें एक धातु की छड़ होती है जिसका मध्य भाग प्लास्टिक या रबड़ की नली द्वारा ढका रहता है। धातु छड़ के एक सिरे पर कार्बन का एक प्रतिरोध लगाया जाता है। प्रतिरोध के दूसरे सिरे से एक नियॉन बल्ब, स्प्रिंग, एक पीतल की घुंडी तथा हुक एक दूसरे से जुड़े हुए लगे होते हैं। टेस्टर के खुले हुए धातु छड़ को विद्युत परिपथ से तथा पीतल की घुंडी को हाथ से स्पर्श किया जाता है। इस स्थिति में विद्युत आवेश धातु की छड़ से होता हुआ बल्ब, स्प्रिंग तथा हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी पर चला जाता है। जो टेस्टर के खुले हुए धातु होते हैं बच्चों, धातु छड़ को विद्युत परिपथ से, है ना, विद्युत परिपथ से पीतल की जो घुंडी होती है को हाथ से स्पर्श यदि हम करते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, विद्युत आवेश धातु से की छड़ से होता हुआ बल्ब, स्प्रिंग तथा हमारे शरीर से होता हुआ कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। इस प्रकार जब इस उपकरण से जो आवेश प्रवाहित होती है ना, आवेश प्रवाहित होता है, उसके अंदर स्थित नियॉन बल्ब जलने लगता है जो विद्युत की उपस्थिति को बताता है। इसी से पता चलता है बच्चों कि इसमें विद्युत है या नहीं है, ये विद्युत की उपस्थिति को बताता है। टेस्टर का बाजारू मूल्य 5 से 10 रुपये है। ये बाजार में, मार्केट में बच्चों आपको 5 रुपये में, 10 रुपये में मिल जाएंगे, है ना। अपने शिक्षक या अभिभावक को टेस्टर से आवेश प्रवाह दिखाने को कहें और उसका अवलोकन करें। तो बच्चों अक्सर टेस्टर का उपयोग आपके घरों में जो लाइट्स बनाने के लिए आते हैं, है ना, तो आप लोग देख सकते हैं स्विच वगैरह में जब पता लगाया जाता है कि ये स्विच में विद्युत है या नहीं है, इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है बच्चों की टेस्टर के द्वारा, है ना, कि इसमें आवेश है या नहीं, यानी कि आवेश का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं 15.4 वस्तुओं को आवेशित करने की विभिन्न विधियाँ, कि वस्तुओं को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं घर्षण द्वारा आवेश, है ना। आप सभी जानते हैं बच्चों घर्षण के बारे में, है ना। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को रगड़कर आवेशित करना हम सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो बच्चों रगड़ना, है ना, रगड़ने से किस प्रकार से आवेश उत्पन्न हो जाता है उस वस्तु में, तो उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, घर्षण कहा जाता है। क्रियाकलाप 5 में हम आवश्यक सामग्री में एक प्लास्टिक की कुर्सी लेते हैं, ऊनी स्वेटर या शाल या सूती कपड़े लेते हैं और विद्युत टेस्टर लेते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर कुर्सी में एक इंसान को बैठा दिया गया है बच्चों, देख रहे हैं ये दोनों साइड में जो बच्चे हैं, ये देखिए यहाँ पर सूती के कपड़े आप लोग ले सकते हैं, है ना, या फिर स्वेटर ले सकते हैं। इससे क्या किया जाता है, यहाँ पर घर्षण किया जाता है, कुर्सी के पीछे जो है घर्षण किया जाता है और विद्युत टेस्टर से ये देखा जाता है कि इसमें आवेश उत्पन्न हुआ है कि नहीं, इस कुर्सी में आवेश उत्पन्न हुआ है कि नहीं, ये जांच किया जाता है। तो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा बच्चा एवं उस पर आवेश यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन। हम देखते हैं बच्चों, सूखे वातावरण में एक बच्चे को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। ध्यान रहे कि बच्चे के पैर जमीन को न छुए, है ना, जो पैर है वो जमीन को नहीं छूना चाहिए। कुर्सी की पीठ को ऊनी स्वेटर या शाल या फिर सूती कपड़े से 8 से 10 बार रगड़ना है। अब कुर्सी पर बैठे बच्चे के शरीर पर टेस्टर लगाइए। शरीर पर कहाँ पर टेस्टर लगाना है बच्चों, जो बच्चा बैठा हुआ है उसके शरीर पर टच स्पर्श करना है। आपने क्या देखा, तो कुर्सी पर बैठे बच्चे को छूने पर चट चट की आवाज़ के साथ बिजली का झटका लगता है। इसका कारण है कि प्लास्टिक की कुर्सी को ऊनी स्वेटर, शाल या सूती कपड़े से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। बच्चों ये क्रियाकलाप आप लोग
चेक कर सकते हैं, घर में करके देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। इससे ये पता चलता है कि आवेश उत्पन्न हुआ है, आवेश उत्पन्न होता है या नहीं होता है ना। बहुत इजी है बच्चों। ये जो क्रियाकलाप है ये सच में ऐसा होता है जब प्लास्टिक की कुर्सी में बैठा देते हैं और किसी सूती कपड़े या फिर शाल या फिर स्वेटर से रगड़ते हैं 8 से 10 बार, तो इसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है और जो इंसान बैठा है उसमें भी आवेशित हो जाता है, जो इंसान बैठा हुआ है इस कुर्सी में। और इसमें जब हम टेस्टर को ले जाते हैं तो टेस्टर क्या होता है, बिजली के साथ झटका लगता है और वो जलने भी लगता है और चट चट की आवाज़ आती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो इसमें जो बैठा इंसान है इसमें आवेश उत्पन्न हो गया है ना। तो आप लोग ये क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। क्रियाकलाप 6 बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आपको करना है और इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। किसी वस्तु के आवेशन की पहचान किस प्रकार की जाती है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए, और किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।